हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल में। आज 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है @champions-of-GA इसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल, बहुत सारी क्विज, स्टडी के लिए नोट जो है वो पढ़ने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको सर्च बॉक्स में @champions-of-GA सर्च करना होगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर जाकर के आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स। हमेशा की तरह सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स का। तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से अपनी 6 क्रेडिट फंड की जो स्कीमें थी उसे बंद कर दिया है? तो ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी है। ये एक अमेरिका की कंपनी है जिसने भारत के अंदर 6 क्रेडिट फंडों की स्कीमों को हाल ही में बंद कर दिया है और ये कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा किया गया है। तो ये अमेरिका की कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। दूसरा प्रश्न था, किस अरब देश ने कोड़े मारने की सज़ा पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये सऊदी अरब के जो राजा है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने हाल ही में अरब देशों में जो है कोड़े मारने की सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके पहले जो लास्ट मामला कोड़े मारने का आया था वो आया था 2015 में। तो 2015 के बाद कोई ऐसा मामला सामने प्रकाश में नहीं आया है। तो मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए सऊदी अरब ने ये एक पहल की है और वहाँ पर जो कोड़े मारने की सज़ा थी उसे अब बंद कर दिया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। तीसरा प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है? सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे कि शादी वगैरह जो ये होती है, तो ये कोविड-19 के कारण डिसीजन लिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार ने लिया है। उन्होंने राज्य के अंदर 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा, इसका निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बचपन का नाम है अजय बिष्ट, ये भी आप याद रखिएगा, अजय बिष्ट। चौथा प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत गांव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग करने और उन्हें मालिकाना प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया है? तो इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है, इसमें जितने भी गांव के अंदर किसान और उनकी जो संपत्ति है उनकी ड्रोन से मैपिंग होगी और उन्हें मालिकाना प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया जाएगा। तो इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। पांचवा प्रश्न था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे पहले ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जो प्लाज्मा थेरेपी होती है इसका ट्रायल काफ़ी हद तक सफल रहा है? तो ये राज्य दिल्ली, और दिल्ली ने ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्र सरकार से कोरोना पेशेंट को ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने की अनुमति मांगी है। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत बैंकों में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह तक की रोक लगा दी है? तो हाल ही में कोरोना वायरस के चलते देश काफ़ी संकट से जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का हवाला देते हुए कहा है कि बैंक कर्मचारी जो है वो अब अपनी हड़ताल नहीं कर सकते हैं और इसे 6 महीने तक जो है वो प्रतिबंध कर दिया है। सातवां प्रश्न था, उषा गांगुली का निधन 23 अप्रैल 2020 को हो गया था। वह किस कला से जुड़ी थी? तो ये रंगमंची कलाकारा थी और ये पश्चिम बंगाल की थी। देश के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना वायरस जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है? तो ये IIT दिल्ली के जो छात्र हैं, इन्होंने कोरोना टेस्टिंग के लिए किट बनाई है और इन्होंने इसकी लागत जो है 300 रुपये के आसपास आंकी है। हालांकि अभी ये बनाई नहीं जा सकी है, लेकिन इसकी जो घोषणा यानी कि इस पर शोध कार्य चल रहा है। तो IIT दिल्ली के जो छात्र हैं उन्होंने कोविड-19 की जाँच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है। नवा प्रश्न था, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की कोविड-19 जांच के लिए पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया था। तो इस लैब का नाम क्या है ये आपको बताना है। इस लैब का नाम था मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स। चलिए मैं आज आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ इस वीडियो का। केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, इनकी संसदीय क्षेत्र कौन सी है, यानी कि किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, इसका आपको नाम लिखना है। अगर आपको पता है राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, यानी कि किस संसदीय क्षेत्र से चुन करके आए हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। 10वां प्रश्न था, किस प्रदेश की सरकार ने गैर राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस राज्य में लाने की मुहिम शुरू की है? हालांकि बहुत सारे राज्य कर रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि जो अन्य राज्यों में अपने मजदूर फंसे उनको लाने की मुहिम काफ़ी तेज कर दी है और उत्तर प्रदेश के काफ़ी मजदूर जो है अन्य राज्यों में फंसे हैं लॉकडाउन के कारण।
चलिए, तो ये थे हमारे लास्ट वीडियो के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं 29 अप्रैल यानी कि करंट डे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आज महत्वपूर्ण 2 या 3 नियुक्तियां हुई हैं, उनसे संबंधित मैंने क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम्स के लिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो एक समिति है, उन्होंने आर्थिक मामलों का जो नया सचिव है वह नियुक्त किया है तरुण बजाज को। तो तरुण बजाज जो है एक इसका स्थान लेंगे, ये अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे जो कि 30 अप्रैल है उसमें रिटायर हो रहे हैं। तो तरुण बजाज जो है अब हमारे नए आर्थिक मामलों के सचिव होंगे, तरुण बजाज। और इन्होंने किसका स्थान लिया है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तरुण बजाज स्थान लेंगे अतनु चक्रवर्ती का जो कि 30 अप्रैल 2020 को रिटायर होंगे। और इसके पहले वह जो प्रधानमंत्री कार्यालय है यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। और इसका चयन किसने किया है वही मैंने आपको बता दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी है उन्होंने इसका जो है चयन किया है। इसके अलावा IMF की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये आर्थिक मामलों का प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि IMF जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो GDP है वो 1.9% होने की संभावना जताई है। और इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वित्त मंत्रालय के हमारे जो वर्तमान मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो ये तरुण बजाज को नियुक्त किया, ठीक है। इसके पहले एक महत्वपूर्ण नियुक्ति हो चुकी है CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, जिसको हम केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो अब नए हमारे अधिकारी होंगे उनका नाम था संजय कोठारी। तो ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? ये दूसरी अपॉइंटमेंट है। तो केंद्र सरकार ने सूक्ष्म यानी कि छोटे लघु और जो मध्यम उद्योग है उस मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है AK शर्मा को। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, AK शर्मा अब नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के नए सचिव होंगे। इनकी भी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने की है। और ये 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी है। और इसके पहले ये PMO ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और कोविड-19 महामारी में इनकी नियुक्ति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों संकेत दिया था कि अगले कुछ दिनों में जो मझोले और जो छोटे उद्योग हैं एक बड़े पैकेज का ऐलान उनके लिए हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के जो वर्तमान में मंत्री है वो केंद्रीय मंत्री है और उनका नाम है नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन मंत्रालय भी इनके पास है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भी नितिन गडकरी के पास में ही है। और राज्य मंत्री कौन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के? वो है प्रताप चंद्र सारंगी। तीसरा प्रश्न था हमारा, केंद्र सरकार ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया? ये तीसरी अपॉइंटमेंट है। तो ये कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के जो नए सचिव बनेंगे वो बनेंगे राजेश वर्मा। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। केंद्र सरकार ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है राजेश वर्मा को। तो राजेश वर्मा ओडिशा कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर है और वह अब तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी थे, ठीक है। और ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे इंजेंती श्रीनिवासन का स्थान लेंगे जो कि मई में रिटायर होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तीसरी नियुक्ति है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सेक्रेटरी जो है अब रहेंगे राजेश वर्मा और ये इंजेंती श्रीनिवासन जो है इनका स्थान लेंगे। चौथा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को कितने वक्त के लिए कार्य विस्तार दिया है? यानी कि अभी इनका रिटायरमेंट था लेकिन केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए इनका जो है एक्सटेंशन और कर दिया, यानी कि इनका 3 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया है क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी देश में चल रही है। तो स्वास्थ्य सचिव की नई नियुक्ति करना अभी ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने जो स्वास्थ्य सचिव है प्रीति सूदन, उनका जो कार्यकाल है 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। तो इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम। ये 30 अप्रैल को रिटायर होने वाली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट नियुक्ति समिति है उन्होंने सूदन की सेवानिवृत्ति के बाद 3 महीने का कार्य विस्तार उन्हें और आगे करने के लिए दिया है। और इन्होंने जो है कोविड-19 महामारी के चलते काफ़ी बेहतर ढंग से महामारी को संभालने के लिए अच्छा काम किया था, इसीलिए
केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति जो 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी है, ये अतिरिक्त चार्ज है इनके पास। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये दिल्ली चांदनी चौक से लोकसभा सांसद है, यानी कि इनका संसदीय क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। 5वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो ये चौथी अपॉइंटमेंट है, चौथी नियुक्ति है। काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं ये 2-3 जो मैंने बताई आपको, इनको जरूर आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुधांशु पांडे इन्हें नियुक्त किया है। तो इसके पहले ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी थे, और ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे रविकांत सिन्हा का। और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मिनिस्टर है वो है रामविलास पासवान। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ इसको। केंद्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो ये सुधांशु पांडे को नियुक्त किया है। 6वां प्रश्न है, किस स्पेस कंपनी के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपने पूरे 30 साल पूरे कर लिए हैं? तो ये नासा ने कर लिए हैं। नासा अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है, तो इन्होंने इनका जो एक टेलीस्कोप था जिसका नाम था हबल टेलीस्कोप, उसने अंतरिक्ष में पूरे 30 वर्ष अपने पूरे कर लिए। इसके अलावा लास्ट डे में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक हाई वेंटिलेटर वीटल का निर्माण किया है? तो ये अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है नासा, इन्होंने हाई स्पीड वेंटिलेटर वीटल का निर्माण किया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और अमेरिका की ये कंपनी है नासा, इन्होंने इनका जो हबल टेलीस्कोप है उसने 30 वर्ष जो है वो पूरे अभी कर लिए हैं। तो कुछ डिटेल इसमें देख लेते हैं। ये एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, नासा का फुल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसने 25 अप्रैल 2020 को अपनी कक्षा में 30 साल पूरे कर लिए हैं। और इस टेलीस्कोप को यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सहयोग से बनाया गया था। और नासा के जो वर्तमान में प्रशासक यानी कि हेड है उनका नाम है जिम ब्रेडेनस्टाइन, और नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 7वां प्रश्न है हमारा, किस राज्य के द्वारा महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है? तो ये लॉकडाउन के चलते जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है। इसमें ऐसा है कि जितने भी महिलाएं हैं और जो सिलाई वगैरह का कार्य जानती है वो घर पर बैठकर जो है मास्क बना सकती है। तो ये जीवन शक्ति योजना जो है ये मास्क बनाने से ही संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के श्री शिवराज सिंह चौहान, यहाँ पर राज्यपाल लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य भारतीय राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और क्यों फेमस है ये? यह बायोडाइवर्सिटी पार्क शाही बंगाल के बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, और विशेष रूप से ये केंद्रीय ताला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर आपसे पूछे कहाँ है ये, तो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है ये। एक बार और मैं बता देता हूँ, जीवन शक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है बच्चों की पढ़ाई के लिए जिसका नाम है पेरेंट ऐप। ये भी आप याद रखिएगा, पेरेंट्स ऐप, ये भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 8वां प्रश्न है हमारा, इस वर्ष जो टीकाकरण सप्ताह है यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाएगा वह कब से कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को। इसमें कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, और हर साल अप्रैल महीने के जो अंतिम सप्ताह में है विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। यह सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, और टीकाकरण से हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन अभी भी दुनिया में लगभग 20 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार टीके नहीं मिल पाते हैं। और इस वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह की जो थीम है यानी कि जो विषय है वह है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ये भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व टीकाकरण सप्ताह जो 2020 मनाया जा रहा है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, और इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों और विश्व समुदाय के स्वास्थ्य के लिए टीके की कीमत में कमी लाना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। हाल ही में महिला क्रिकेटर सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह किस देश की है? तो सना मीर एक
महिला क्रिकेटर है यह पाकिस्तान की है। तो इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये दाएं हाथ की बल्लेबाज थी। इन्होंने दिसंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ कराची में अपना पहला वनडे खेला था और 2019 नवंबर में लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने जो है अपना आखिरी मैच खेला और इन्होंने जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और ये वनडे में 100 विकेट लेने वाली और 1000 रन बनाने वाली 9 महिला क्रिकेटरों में भी शुमार है और इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 226 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच भी खेले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 26 अप्रैल को। ठीक है, इसको हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी बोलते हैं। तो थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइनों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इस साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का विषय है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के जो CEO हैं वो है फ्रांसिस गुर्री, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये थे हमारे 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम लौटते हैं हमारे स्टैटिक जीके के ऊपर। स्टैटिक जीके में आज मैंने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है फसल लॉगिंग की विधि इनमें से कौन सी है। तो फसल लॉगिंग एक्चुअली एक मेथड है। इसमें जो भी फसल उत्पादन की प्रक्रिया होती है उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फसल लॉगिंग विधि। इसमें पूरा मिट्टी से लेकर के पौधे का एनालिसिस किया जाता है कि उस पौधे के ऊपर जो फल लगा है उसमें किस पोषक तत्वों की कमी है। अगर पोषक तत्व अगर उसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं तो वो पोषक तत्व उस मिट्टी में मिला करके पूर्ति कर दी जाती है। तो फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण करना, इसको हम बोलते हैं फसल लॉगिंग की विधि। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। 12वां प्रश्न है धान की खेती से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो ये मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4 और ये एल्केन सीरीज का सबसे पहला मेंबर है एल्केन। और एल्केन का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर इससे फार्मूला पूछ ले आपसे एल्केन का, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, और एल्केन सीरीज का सबसे पहला मेंबर है मीथेन और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो जितने भी धान वगैरह की खेती होती है उसमें से मीथेन गैस निकलती है और गोबर की गैस जिसको हम बोलते हैं उसका भी सूत्र यही होता है मीथेन। तो ये थे आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। आज मैंने आपको 28 अप्रैल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाया है। उसके अलावा 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स भी पढ़ाए हैं और स्टैटिक जीके जो होता है उसके भी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया है। तो डेली अब जो है हम हमारा वीडियो 3 पार्ट में लेकर के आएंगे आपके लिए। सबसे पहले हम बीते दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद करंट डे के करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे और लास्ट में जो है हम जीके के, जिसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस किसी से भी क्वेश्चंस जो है वो वीडियो में शामिल कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि कहीं से भी प्रश्न आपको पूछा जाए, तो रिवीजन भी होता रहेगा आपका और साथ साथ करंट डे के हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और जीके भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो सके। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे, अगर उनका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।